खुद का सबसे शक्तिशाली रूप बनने का मतलब है अपने शरीर को उतना ही प्रशिक्षित करना जितना अपने दिमाग को। और मौसाशी ने जापान के सबसे घातक योद्धा और महानतम दार्शनिक बनकर इसे साबित किया। इस व्यक्ति ने 60 द्वंद्व युद्ध बिना एक भी हार के जीते और युद्धों के बीच कविताएं लिखते रहे, ये दिखाते हुए कि सच्ची शक्ति शारीरिक और मानसिक शक्ति को अलग न करने से आती है। आज आप जानेंगे कि आप जीवन भर अपनी आधी क्षमता से क्यों काम करते रहे और समाज ने जानबूझकर जिन चीजों को अलग किया है उन्हें कैसे फिर से जोड़ा जाए। आप समुराई मार्ग के 5 पाठ सीखेंगे जिनमें से प्रत्येक समाज द्वारा आपसे छिपाई गई बातों को उजागर करेगा। शुरुआत उस प्रोग्रामिंग से होती है जो आपको पीछे खींच रही है। बचपन में आपने जितनी भी फिल्में देखीं, उनमें एक ही किरदार था, एक बड़ा बेवकूफ खिलाड़ी और एक कमजोर होशियार पढ़ाकू। यह मनोरंजन नहीं था, यह प्रोग्रामिंग थी। जरा सोचिए, हर कार्टून, हर शो, हर कहानी ने आपके दिमाग में एक ही संदेश बिठाया। मांसपेशियों का मतलब मूर्खता, बुद्धिमत्ता का मतलब शारीरिक कमजोरी। आप या तो मजबूत हो सकते हैं या होशियार, दोनों कभी नहीं। लेकिन बात यह है, समाज को इस झूठ की जरूरत थी। उन्हें आपकी इतनी होशियारी चाहिए थी कि आप मूल्य पैदा कर सकें, लेकिन इतने कमजोर कि आप कभी किसी चीज को चुनौती न दे सकें। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी बुद्धिमान, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं। इसलिए उन्होंने आपको यह मिथक बेच दिया कि जिम में बिताया गया समय किसी तरह आपके दिमाग को चुरा लेता है, कि शरीर बनाने में बिताया गया हर घंटा बुद्धि के विकास से वंचित कर देता है। और आपने इस पर विश्वास कर लिया, हम सभी ने किया। लेकिन इतिहास पर एक नजर डालिए और यह झूठ धराशायी हो जाता है। समुराई योद्धाओं को तलवारबाजी में महारत हासिल करने के साथ साथ सुलेख में भी महारत हासिल करनी पड़ती थी। उनकी कविताएं उनके तलवार चलाने के कौशल जितनी ही तीक्ष्ण होनी चाहिए थीं। एक के बिना दूसरा अपमान के समान था। आप जिन यूनानी दार्शनिकों का हवाला देते हैं, उनमें प्लेटो एक पहलवान थे। उनका असली नाम अरिस्टोक्लेस था, लेकिन उन्हें प्लेटो कहा जाता था, जिसका अर्थ है विशाल, क्योंकि उनका शरीर शक्तिशाली था। सुकरात एक सैनिक थे जिन्होंने 3 सैन्य अभियानों में भाग लिया था। लियोनार्डो दा विंची, अब तक के सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति, अपने नंगे हाथों से घोड़े की नाल मोड़ सकते थे। वे अपने आविष्कारों के साथ साथ अपनी शारीरिक शक्ति के लिए भी जाने जाते थे। दिमाग और शारीरिक बल के बीच यह अलगाव शायद 100 साल पुराना है। उससे पहले हजारों वर्षों तक अपूर्णता को दोष माना जाता था। ब्रॉली जैसे किसी व्यक्ति को ही ले लीजिए, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके पास हर कोई समाधान के लिए आता था। अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर, अपनी बुद्धि के लिए सम्मानित, इस बात का जीता जागता सबूत कि बुद्धि पर ध्यान देना फायदेमंद होता है, सिवाय इसके कि वह किसी भी शारीरिक चीज से ऐसे बचता था जैसे वह उसके स्तर से नीचे हो। जिन तो बेवकूफों के लिए था। खेल उन लोगों के लिए थे जो अपनी बुद्धि से जिंदगी नहीं जी सकते थे। वह सचमुच ऐसी बातें कहता था, मुझे मजबूत होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक मजबूत दिमाग है। उसे सचमुच विश्वास था कि वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है, कि सिर्फ बुद्धि पर पूरी तरह से जोर देकर वह जिंदगी का खेल सबसे ऊंचे स्तर पर खेल रहा है। हर किताब जो उसने पढ़ी, पढ़ाई में बिताया हर घंटा, हर मानसिक मॉडल जिस पर उसने महारत हासिल की, यही शक्ति पाने का रास्ता था। उसे यह एहसास नहीं था कि उसे धोखे से जिंदगी की लड़ाई एक हाथ पीछे बांधकर लगने पर मजबूर किया गया था। उसे लगता था कि वह अपनी 100% क्षमता पर काम कर रहा है। असल में वह शायद 40% क्षमता पर ही काम कर रहा था। और वह छूटी हुई 60% क्षमता सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं थी, वह एक कमजोर शरीर के पीछे छिपी हुई मानसिक शक्ति थी। क्योंकि कमजोर शरीर में रहने के बारे में किसी ने आपको यह बात नहीं बताई होगी। भाग 2,
छिपी हुई कीमत। जब आपका शरीर कमजोर होता है तो आपका दिमाग धुंध में काम करता है। यह कोई फलसफा नहीं बल्कि जीव विज्ञान है। कमजोर शरीर का मतलब है कम टेस्टोस्टेरोन, आपके शरीर में कोर्टिसोल का ज्यादा होना और आपके दिमाग तक खून का ठीक से न पहुंचना। आपके दिमाग को सचमुच कम ऑक्सीजन मिल रही होती है। आपको लगता है कि जिम न जाकर आप अपनी बुद्धि को बचा रहे हैं। असल में आप उसका गला घोंट रहे हैं। आप उस एहसास को जानते हैं। आप अपने डेस्क पर बैठे हैं, अभी अभी दोपहर का खाना खाया है, कॉफी ताजा है, गहरे काम, डीप वर्क के लिए सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। लेकिन आप एक जगह टिककर बैठ नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। आपका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन कुछ भी सार्थक पैदा नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि आपको और कैफीन चाहिए, काम करने के बेहतर तरीके चाहिए, या अपना समय मैनेज करने के लिए कोई और ऐप चाहिए। गलत। वो बेचैनी, वो आपका शरीर है जो हलचल के लिए चीख रहा है। वो आपको कोई बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा है। आपके दिमाग को उस चीज की जरूरत है जो सिर्फ शारीरिक मेहनत से ही मिल सकती है। जब आप जोरदार कसरत करते हैं, सचमुच खुद को पूरी तरह झोंक देते हैं, तो आपका शरीर आपके दिमाग को सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन से भर देता है। ठीक वही रसायन जो ध्यान केंद्रित करने, स्पष्टता और शांति पैदा करते हैं। यही बात मुसाशी ने 400 साल पहले समझ ली थी। उसने अपनी किताब बुक ऑफ 5 रिंग्स में लिखा था, रास्ता तो अभ्यास में है, रास्ता सोचने में नहीं है, रास्ता योजना बनाने में नहीं है, रास्ता अभ्यास में है। देखिए कि उसने असल में अपना जीवन कैसे जिया। वो सिर्फ दोजों में तलवारबाजी का अभ्यास नहीं करता था। वो गुफाओं में रहता था, पहाड़ों में प्रशिक्षण लेता था और रोजाना अपने शरीर को थकावट की हद तक धकेल देता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे फिटनेस का जुनून था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि कमजोर शरीर दिमाग की कल्पना को साकार नहीं कर सकता। अब ब्रॉली की असलियत देखिए। हर मुलाकात से पहले चिंता उसे अंदर ही अंदर खा जाती थी। दिल जोर से धड़कता था, हथेलियों में पसीना आता था और सीने में वही जानी पहचानी जकड़न महसूस होती थी। उसके पास शानदार विचार थे, क्रांतिकारी रणनीतियां थीं जो उसकी कंपनी को बदल सकती थीं। लेकिन जब उन्हें पेश करने का समय आता तो उसकी आवाज लड़खड़ा जाती, उसके हाथ कांपने लगते, उसका शरीर सचमुच उसके दिमाग का साथ नहीं देता। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे एक बड़ा प्रमोशन ऐसे व्यक्ति से हारना पड़ा जिसकी बुद्धि उससे आधी थी, लेकिन व्यक्तित्व उससे दोगुना था। इस आदमी के विचार भले ही बुनियादी थे, लेकिन वो उन्हें स्थिर आवाज, मजबूत हाव भाव और अटूट आत्मविश्वास के साथ पेश करता था। उसका शरीर उसके मुंह से निकले वादों को पूरा कर सकता था। यह वह चेन रिएक्शन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। शारीरिक कमजोरी ज्यादा सोचने की आदत पैदा करती है, क्योंकि जब आपका शरीर काम नहीं कर पाता तो आपका दिमाग बस घूमता रहता है। यह लकवा जैसी स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आपका शरीर साहसी फैसलों के परिणामों को संभाल नहीं सकता। यह उन शानदार विचारों का कब्रिस्तान बना देता है जो अमल में आने से पहले ही मर जाते हैं। आप सिर्फ सिद्धांत में डूब जाते हैं, अभ्यास में नहीं। सिर्फ रणनीति में डूबे रहते हैं, कार्रवाई में नहीं। सिर्फ क्षमता में डूबे रहते हैं, शक्ति में नहीं। एक रात एक और असफल प्रस्तुति के बाद ब्रॉली के दोस्त ने उसे 5 अंगूठियों की किताब थमा दी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कवर के अंदर एक नोट लिखा, तुम आधी सेना के साथ युद्ध जीतने की कोशिश कर रहे हो। यह बात उसे बुरी तरह लगी, क्योंकि यह सच थी। वह हर दिन सिर्फ अपने दिमाग से युद्ध लड़ रहा था, जबकि उसका शरीर एक दीवार की तरह था। इसीलिए उसकी हार में कोई हैरानी नहीं थी।
तभी ब्रॉली को पता चला कि मौसाशी असल में कैसे जीता था। तीसरा भाग, प्रशिक्षण का तरीका। मौसाशी सिर्फ तलवारबाजी की तकनीक और आरामदायक दोजू में अभ्यास नहीं करता था। वह हर दिन अपने शरीर को थकावट तक प्रशिक्षित करता था। जब बाकी सब एक तलवार से लड़ते थे, तब वह 2 तलवारों से लड़ता था। दुगना वजन, दुगनी सहनशक्ति, दुगना दर्द। सब उसे पागल कहते थे। लेकिन इस पागलपन के पीछे एक तरीका था। देखो यह आदमी असल में कैसे जीता था। उसने सालों गुफाओं में बिताए, सर्दियों में पहाड़ों पर चढ़ा, बर्फीले झरनों के नीचे खड़ा रहा, अपनी मांसपेशियों के जवाब देने तक प्रशिक्षण लिया, फिर और प्रशिक्षण लिया। इसका मकसद प्रभावशाली शारीरिक बनावट बनाना नहीं था। यह घमंड नहीं था। मुसाशी एक बुनियादी बात समझ गया था। शारीरिक ट्रेनिंग ही मानसिक ट्रेनिंग है। ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही प्रक्रिया के 2 अलग अलग पहलू हैं। इसलिए ब्रॉली ने इसे आजमाने का फैसला किया। पहला दिन बहुत शर्मनाक रहा। वो 10 पुशअप भी नहीं कर पाया। 5 पुशअप पर ही उसके हाथ कांपने लगे। 8 तक आते आते उसकी शारीरिक मुद्रा पूरी तरह बिगड़ गई। ये वही शानदार रणनीतिकार था जिसके पास लोग सलाह लेने आते थे, जो गुरुत्वाकर्षण और अपने ही शरीर के वजन से हार गया था। लेकिन उस पहली कसरत के बाद कुछ अजीब हुआ। उसे अपना दिमाग कुछ अलग सा लगा। थका हुआ नहीं, बल्कि साफ। घंटों पढ़ने के बाद दिमाग जितना साफ होता है, उससे भी ज्यादा साफ। जैसे किसी ने खिड़की से कोहरा हटा दिया हो। शारीरिक थकान ने उसकी मानसिक ऊर्जा को कम नहीं किया था, बल्कि किसी तरह उसने उसे और बढ़ा दिया था। तीसरे महीने तक आते आते कुछ बदलाव आया। काम से जुड़ी जो समस्याएं सुलझाने में पहले घंटों लगते थे, अब वे मिनटों में सुलझने लगीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि समस्याएं आसान हो गई थीं, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग ज्यादा तेज हो गया था। वेट रूम उसे कुछ ऐसा सिखा रहा था जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती थीं। बिना टूटे दबाव को कैसे संभालना है। जरा सोचिए, जब आप किसी भारी बारबेल के नीचे होते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण से कोई मोलभाव नहीं कर सकते। आप सिर्फ ज्यादा सोच विचार करके उस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। या तो आप उसे उठाते हैं या फिर नहीं उठा पाते। ये कठोर सच्चाई आपके दिमाग की कार्यप्रणाली को ही बदल देती है। 8वें महीने में आकर सब कुछ बदल गया। आखिरकार उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि वो उसके दिमाग की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठा सके। डेडलिफ्ट सिर्फ उसकी पीठ को ही मजबूत नहीं बना रही थी, वे उसे बिना झुके भारी बोझ उठाना भी सिखा रही थी। स्क्वैट्स सिर्फ उसके पैरों को ही मजबूत नहीं बना रही थीं, वे उसे ये दिखा रही थीं कि भारी दबाव के बावजूद ऊपर कैसे उठना है। हर शारीरिक चुनौती असल में एक छिपा हुआ मानसिक सबक थी। जब आपका मन न हो, तब भी कसरत के लिए पहुंचने का अनुशासन। जब पिछले हफ्ते का वजन आपको लगभग तोड़ ही चुका हो, तब भी और वजन बढ़ाने का साहस। किसी एक रेप कसरत के चक्र में नाकाम होने के बाद भी अगले दिन फिर से वापस आने की विनम्रता। ये चीजें सिर्फ उसकी मांसपेशियां ही नहीं बना रही थीं, वे उसके चरित्र का भी निर्माण कर रही थीं। यही वो पैटर्न था जिसे मुसाशी ने खोज निकाला था। शरीर को इतनी सख्ती से ट्रेन करो कि दिमाग के पास विकसित होने के अलावा कोई और चारा ही न बचे। आप शरीर को जिस कठिन परीक्षा से गुजार रहे हैं, उसे संभालने के लिए दिमाग का भी मजबूत होना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिमाग को ही ट्रेन करते हैं, तो वो एक कमजोर शरीर के पिंजरे में ही फंसा रह जाता है। ऐसे बड़े बड़े वादे करता रहता है जिन्हें शरीर कभी पूरा ही नहीं कर पाता। ब्रॉली सचमुच एक बिल्कुल अलग इंसान बनता जा रहा था। वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही मजबूत नहीं हो रहा था, बल्कि ज्यादा सक्षम भी बन रहा था।
अब उसके विचारों में भी वजन था। उसके विचारों में भी एक जबरदस्त ताकत थी। उसकी मौजूदगी में बदलाव आने लगा था। लेकिन इस बदलाव के महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा जिसके बारे में मुसाशी ने भी लिखा था। भाग 4 बदलाव। जब आपका शरीर नर्क से बच निकलता है तो आपका मन जान जाता है कि वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। लेकिन कुछ और भी गहरा हो रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब आपका शरीर उस बार वजन के नीचे संघर्ष करता है, जब आपकी मांसपेशियां चीख उठती हैं और आपके फेफड़े जलने लगते हैं, तो आप सिर्फ शारीरिक काम नहीं कर रहे होते। आप अपने दिमाग में चल रही उस आवाज से सीधे सीधे लड़ रहे होते हैं। आप उस आवाज को जानते हैं। वो लगातार फुसफुसाती रहती है, बस छोड़ दो, घर चले जाओ, तुमने काफी कर लिया है। तुम खुद को इस तकलीफ में क्यों डाल रहे हो? अभी रुक जाओ। हर एक रेप इस आवाज के खिलाफ एक लड़ाई है। और बात यह है, जब आप जिम में उस आवाज को हराते हैं, जब आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, जब आपके अंदर का सब कुछ हार मान लेना चाहता है, तो आप खुद को हर जगह उस आवाज को हराने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि वही आवाज हर मुश्किल हालात में सामने आ जाती है। जब आपको कोई मुश्किल बातचीत करनी होती है, जब आपको कोई जोखिम उठाना होता है, या जब आपको अपनी बात पर डटे रहना होता है। वेट रूम तो बस जिंदगी की तैयारी की जगह है। 10वें महीने तक ब्रोली पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो आक्रामक नहीं रहा था। वो कमजोरी नहीं थी जिसे ताकत का मुखौटा पहनाया गया हो। वो अब अडिग हो चुका था। उसकी बुद्धिमत्ता वैसी ही थी जैसी हमेशा से थी, लेकिन अब उसमें एक मजबूती आ गई थी। उसके विचार नहीं बदले थे, लेकिन अब जब वो बोलता था तो उसकी आवाज में एक असली वजन होता था। जब वो किसी कमरे में दाखिल होता था तो वहां का माहौल ही बदल जाता था। लोग इसे समझा नहीं पाते थे। वे कहते थे, तुम में कुछ तो अलग है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। असल में जो बदला था वो ये था, जितनी ज्यादा उसके शरीर ने मेहनत की, उसकी सोच उतनी ही ज्यादा साफ होती गई। शारीरिक थकावट उसकी मानसिक ऊर्जा को सोख नहीं रही थी, बल्कि उसे और ज्यादा शुद्ध कर रही थी। सारा शोर शराबा, सारे शक शुबहे और जरूरत से ज्यादा सोचना, ये सब शारीरिक मेहनत की आग में जलकर भस्म हो गया था। यही वो बात है जिसे सदियों पहले योद्धा भिक्षु जानते थे। आपको क्या लगता है, वे पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थर क्यों ढोकर ले जाते थे? वे बर्फीले झरनों के नीचे तब तक क्यों खड़े रहते थे जब तक कि उनका शरीर लगभग जवाब न दे देता? वे सिर्फ अपनी मांसपेशियां फुलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे शारीरिक कष्ट को मानसिक उत्थान का एक जरिया बना रहे थे। जरा मुसाशी के सबसे मशहूर द्वंद्व युद्ध पर नजर डालिए। जापान के सबसे खूंखार तलवारबाज सासाकी कोजीरो से लड़ने से पहले मुसाशी वहां देर से पहुंचा। नाव से आते समय उसने लकड़ी के एक टुकड़े से एक तलवार तराश ली थी। ये कोई अनादर नहीं था। उसका शरीर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो लकड़ी के उस कच्चे और भारी टुकड़े को भी एक सटीक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। उसने वो द्वंद्व युद्ध महज कुछ ही सेकंड में जीत लिया था। इसलिए नहीं कि लकड़ी की तलवार बेहतर थी, बल्कि इसलिए कि उसकी शारीरिक शक्ति ने बाकी सब कुछ संभव बना दिया था।